नमस्कार, बेहद स्वागत आप सभी का। 4 टीवी देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं प्रियंका सिंह। बड़ी खबर के साथ इस खास बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले आपको बताते हुए चले, हिसार एयरपोर्ट को लेकर के बड़ी जानकारी सामने आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिसार एयरपोर्ट को लेकर के वहां पर पहुंचेंगे। पीएम मोदी 14 अप्रैल को दिखाएंगे हरी झंडी। बड़ी जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। विमान सुबह 10 से 40 में रवाना होगी और अयोध्या 12:40 पर पहुंचेगी। मात्र 2 घंटे में हिसार से अयोध्या पहुंचेंगी। ये जो यात्रा का सफर रहेगा वो करीब 2 घंटे का रहेगा। अब 2 घंटे में आप हिसार से अयोध्या का सफर तय कर सकते हैं। हिसार एयरपोर्ट से लेकर के अयोध्या में अब फ्लाइट का बेहद ही खास इंतजाम किया गया है। 14 तारीख बताई जा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाएंगे। विमान सुबह करीब 10:40 पर अयोध्या पहुंचेगी, अयोध्या के लिए रवाना होगी, माफ कीजिएगा। 12:40 पर अयोध्या पहुंचेगी। तो बड़ी जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। आपको बताते हुए चले कि हिसार एयरपोर्ट से जुड़ी हुई तमाम तस्वीरें पहले भी बिल्कुल साफ हो चुकी थी। उसको लेकर के कई बार शेड्यूल भी सामने आए हैं और अब एक बार फिर से इसकी तमाम तस्वीरें, तमाम शेड्यूल सामने आ अप्रैल को इसे हरी झंडी दिखा करके इसका शुभारंभ करेंगे। और वहीं वक्फ संशोधन विधेयक 2024 के पास होने के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने इस ऐतिहासिक कदम को एक बेहद ही इतिहास में दर्ज होने वाला दिन बताया है। उन्होंने कहा है कि इस बिल से अन्याय और भ्रष्टाचार के युग का अंत हुआ है और अब न्याय और समानता का नया दौर शुरू होगा। अमित शाह ने सभी दलों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वक्फ संपत्तियां अब पूरी तरह पारदर्शी और न्याय संगत होगी। इस विधेयक को लेकर देश भर में अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही है, लेकिन सरकार इसे सुधार की दिशा में बड़ा कदम मान रही है। चलिए आगे बढ़ेंगे। वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर अब सियासत भी तेज हो चुकी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस ने अपने राजनीतिक फायदे के लिए वक्फ कानून में ऐसे संशोधन किए जिससे समाज को और वक्फ को नुकसान हुआ। उन्होंने कहा कि यह विधेयक वक्फ की संपत्तियों को सुरक्षित करेगा, लेकिन कांग्रेस इसे लेकर लोगों को भड़काने का काम कर रही है। सैनी ने साफ कहा है कि कांग्रेस हमेशा वोट बैंक की राजनीति करती आई है और अब वही फिर से करने में लग गई है। नहीं, देखिए, जो वक्फ बिल पास हुआ है कल लोकसभा के अंदर और फिर राज्यसभा के अंदर, दोनों जगह से वो पास हुआ है। मैं ये मानता हूं इसके ऊपर कांग्रेस ने अपनी राजनीतिक लाभ लेने के लिए उसके अंदर इस प्रकार के अमेंडमेंट किए थे जिसका कि समाज को भी और जिसका वक्फ को भी नुकसान होता है। अगर उदाहरण के तौर के ऊपर देखें, अभी एक वक्फ का विषय हमारे यहाँ पर भी आया। 1967 में वो पंचायत श्यामलात दे थी और धीरे धीरे करके 1990 में उसका नोटिफिकेशन हो जाता है, वक्फ के नाम चली जाती है। विषय क्योंकि असमानता का, वक्फ की लैंड है तो वक्फ की रहनी चाहिए, उसके लिए ये कानून आया है। मुख्यमंत्री जी, और किसी को इस प्रकार का जो राजनीतिक कांग्रेस के लोग कर रहे हैं, भड़काने का काम कर रहे हैं, इससे वक्फ की भूमि सुरक्षित भी होगी और कोई इसके अंदर गलत भी नहीं होगा। परंतु कांग्रेस के लोग माहिर हैं भड़काने में। नहीं, देखिए, चलिए एक और बड़ी खबर आपके साथ साझा करते हुए चले। रेवाड़ी फ्लाइट लेफ्टिनेंट शहीद सिद्धार्थ यादव का पार्थिव शरीर पहुंच चुका है। पैतृक गांव भालखी माजरा में ले जाया गया है शहीद का पार्थिव शरीर।
लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ यादव को पिता सुशील ने मुखाग्नि दी है। जानकारी मिल रही है कि मुख्यमंत्री सैनी ने महान सपूत के बलिदान पर हम सबको गर्व है, ये कह करके यहां पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। अंत्येष्टि में हरियाणा के कई बड़े नेता मौजूद रहे। पूर्व मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल, बावल एमएलए डॉक्टर कृष्ण कुमार मौजूद रहे। एसडीएम सुरेंद्र सिंह, डीएसपी सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। और वहीं श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई टल गई है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 8 अप्रैल को मुख्य केस के साथ होगी। इस मामले पर पहले भी कई कानूनी मोड़ आ चुके हैं और अब सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई पर टिकी हुई है और इसी को लेकर के तमाम तस्वीरें भी सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट को लेकर के अब चर्चाएं जारी है कि क्या कुछ आगे इस कोर्ट के तहत मामला सामने आएगा। तो श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल चुकी है। अहम जानकारी भी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। अब 8 अप्रैल का इंतजार है। 8 अप्रैल को इस पूरे मामले में बड़ा फैसला आना है। सबकी निगाहें 8 अप्रैल पर टिकी हुई है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 8 अप्रैल को जो फैसला आएगा या फिर सुनवाई में जो भी अगला बड़ा कदम उनकी तरफ से आएगा, उसी को लेकर के आगे की तैयारी हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष करेगी। और वहीं उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक रायबरेली पहुंचे, जहां उनके साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और मंत्री दिनेश प्रताप सिंह भी मौजूद रहे। उन्होंने लालगंज के पान दरीबा स्थित दिवंगत गिरीश नारायण और उनकी पत्नी की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं और स्थानीय नेताओं की भी मौजूदगी रही। पूज्य गिरीश पांडे जी आज हम सबके बीच में नहीं रहे और सबसे हम सबके लिए बहुत ही दुखद क्षण है। और उनकी धर्मपत्नी पूज्य स्वर्गीय बीणा पांडे जी का भी निधन 1-2 दिन के अंतराल पर हुआ है। बहुत ही दुखद क्षण है। भारतीय जनता पार्टी के लिए उन्होंने पूरा जीवन लगाने का काम किया। हमारी अपूर्णीय क्षति है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दें और परिवार को इतनी ताकत देकर सहनीय पीड़ा को सह सकें। हम परिवार के पूरे इस दुख की घड़ी में पूरी पार्टी, पूरी सरकार परिवार के साथ है और हम सब जैसे पूज्य गिरीश पांडे जी से हम लोगों का पारिवारिक रिश्ता था। पार्टी के वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी की विकास यात्रा में हमेशा अग्रणी रहे। आदरणीय गिरीश पांडे जी का असमय निधन हमारी पार्टी के लिए, हम सब के लिए दुखद है और हम सब लोग व्यथित हैं। हमारी संवेदनाएं पीड़ित परिवार के साथ हैं और जो मार्ग वो अधूरा छोड़ गए हैं, एक विरासत है उनकी। विरासत को लेकर भारतीय जनता पार्टी, हम सब लोग उस विरासत को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। पूज्य गिरीश पांडे जी आज हम सबके बीच में नहीं रहे। और वहीं चित्रकूट के जगत गुरु राम भद्राचार्य महाराज ने वक्फ संशोधन बिल पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि इस बिल से हिंदुओं के प्राण बच जाएंगे और मुस्लिम समुदाय को भी लाभ होगा। साथ ही उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि उनका काम ही विरोध करना है। वहीं राहुल गांधी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि चीन ने 4000 नहीं बल्कि 800 किलोमीटर पर कब्जा किया है, जिस पर बातचीत चल रही है और वो जमीन वापस मिलेगी।
बहुत लाभ होगा। हिंदुओं के प्राण बच जाएंगे, नहीं तो ये बहुत अत्याचार कर रहे थे। मुस्लिमों को भी लाभ है इससे, मुस्लिमों को भी लाभ है, सब गरीब लाभ। मुस्लिमों को, तो पिछड़े मुस्लिमों को। लेकिन गुरुजी विपक्ष विरोध कर रहा है इसमें। वो तो विरोध करे, वो तो विपक्ष हमारे विरोधी पक्ष, तो उसका नियम ही है। बहुत लाभ होगा, हिंदुओं के प्राण बच जाएंगे, नहीं तो ये बहुत अत्याचार कर रहे थे। मुस्लिमों को भी लाभ है इससे, मुस्लिमों को भी लाभ है, सब गरीब लाभ। मुस्लिमों को, तो पिछड़े मुस्लिमों को। लेकिन गुरुजी विपक्ष विरोध कर रहा है इसमें। वो तो विरोध करे, वो तो विपक्ष हमारे विरोधी पक्ष, तो उसका नियम ही है। बहुत लाभ होगा, हिंदुओं के प्राण बच जाएंगे, नहीं तो ये बहुत अत्याचार कर रहे थे। मुस्लिमों को भी लाभ है इससे। मुस्लिमों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरियाणा के यमुनानगर में जठलाना गुरुद्वारा को लेकर 58 साल से चल रहे विवाद ने एक बार फिर से तुल पकड़ लिया है। संसद में वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर चर्चा के दौरान इस मुद्दे को उठाया गया, इसका जिक्र किया गया, जिसके बाद इलाके में हिंदू सिख समुदाय में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। वहीं मुस्लिम पक्ष अब भी इसे मस्जिद बताते हुए अपना दावा ठोक रहा है। 1947 में विभाजन के बाद यह जमीन मस्तान चंद को अलॉट की गई थी, जिन्होंने इसे गुरुद्वारे को सौंप दिया, लेकिन 1967 में वक्फ बोर्ड ने इस पर अधिकार जताना शुरू कर दिया। अब सिख समुदाय गुरुद्वारे में विकास कार्य शुरू करने पर अड़ा है, जबकि मुस्लिम पक्ष अपनी तरफ से इस पूरे मामले को लेकर के अपनी तरफ से जो है बातें रख रहा है। तमाम विवाद इस दौरान चल रहे हैं। और वहीं बलरामपुर के रक्षित केंद्र में पुलिस अधीक्षक वैभव बैंकर आईपीएस की मौजूदगी में जनरल परेड और बलवा ड्रिल अभ्यास का आयोजन किया गया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक को परेड कमांडर विमलेश कुमार देवांगा ने सलामी दी। परेड निरीक्षण के बाद उत्कृष्ट टर्न आउट वाले 9 पुलिसकर्मियों को पुरस्कृत किया गया, जबकि अनुशासनहीनता दिखाने वालों को कड़ी हिदायत दी गई। इस मौके पर पुलिसकर्मियों को कानून व्यवस्था और भीड़ नियंत्रण के लिए बलवा ड्रिल का अभ्यास भी कराया गया। तो वहीं फरीदाबाद के सूरजकुंड क्षेत्र में अरावली वन क्षेत्र पर बने अवैध फार्म हाउस और बैंक्वेट हॉल पर सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देशों के बाद नगर निगम और वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। बुलडोजर चलाकर करीब आधा दर्जन अवैध निर्माणों को जमींदोज कर दिया गया। प्रशासन का कहना है कि बार बार नोटिस देने के बावजूद अतिक्रमण नहीं हटाया गया, जिसके चलते ये सख्त कदम उठाना पड़ा। स्पेशल टारगेट बनाया गया जी, इसमें राजनीतिक वो हो रहा है और ये सुबह तोड़ भी गए 11 साढ़े 11 बजे से तोड़ के। फिर अफसर जो ऐसा नहीं है कि अफसर नेता की मानेगा, अफसर दोनों तरफ की बातें करते हैं। उन्होंने बता दिया कि हमारे पास ऊपर से फोन आया जी, इसलिए आपको दोबारा तोड़ना है। ये पिछले साल भी मेरा जनवरी में टूटा गया था, इसका स्टे भी है और हाई कोर्ट में इसका केस भी चल रहा है। 18 अप्रैल की मेरी डेट भी है, जमीन के पेपर भी है। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है 2022 में, उन्होंने डायरेक्शन दी हुई है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और कमिश्नर ऑफ पुलिस को और अपने एमसीएफ को कि जितने भी फॉरेस्ट लैंड में इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, सेक्शन 4 और 2 जिस पे लागू हो रहा है, वहाँ जितनी भी इलीगल कंस्ट्रक्शन है सारे रिमूव करके स्टेटस रिपोर्ट फाइल करनी है। तो उसी आदेश के तहत ही सारी कार्रवाई की जा रही है और इनको नोटिस दिए गए हैं। इससे पहले पूरी मौका दिया गया है, इनको पूरा टाइम दिया है कि अपना इंक्रोचमेंट खुद हटा लें, पर इन्होंने कोई ना तो नोटिस का जवाब दिया ना इंक्रोचमेंट आई। और वहीं फरीदाबाद के सुभाष कॉलोनी में चोरों ने सूने घर को निशाना बनाकर लाखों की ज्वेलरी और कैश उड़ा ले गए। घर मालिक आकाश भाटी के मुताबिक परिवार एक फंक्शन में गया हुआ था, इसी दौरान वारदात को अंजाम दिया गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। फिलहाल सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, लेकिन अब तक कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही इस पूरे मामले पर कार्रवाई करके आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। अभी देखा नहीं हमने, पुलिस वालों ने देखने नहीं दिया है खोल के, वो पता लगेगा बाद में। अभी बंद दिया जैसा था वैसा ही है। कितने बजे की वारदात है? अगर 12 से 2 बजे तक बीच में हुआ, 2 घंटे में हुआ। कुछ पता चला कहाँ से चोर आए थे? अभी निकलवा रहे हैं सीसीटीवी फुटेज, अभी लोगों ने खोली नहीं अपनी दुकानें, अपने आप देखेंगे बाद में। पुलिस को सूचना दे दी गई? सारी 7 बजे दे दी गई थी, हमें सुबह पता चला था 7 बजे, तभी बता दिया था पीसीआर को। अभी 8:15 बजे करीब सूचना मिली थी सुभाष कॉलोनी गली 9 में चोरी होगी, तो मैं मौके पहुंचा हूँ। एफएसएल टीम बुलाई चाहिए भी,
वो अभी चेकिंग कर रहे हैं, जाँच कर रहे हैं। अभी देखा नहीं हमने, पुलिस वालों ने। और वहीं दिल को झकझोर देने वाली एक खबर फरीदाबाद की पर्वतीय कॉलोनी से आई है, जहां गली नंबर 170 में सीवर की सफाई के दौरान एक भ्रूण मिला। शादी समारोह की तैयारियों के बीच जब मकान मालिक ने सफाई कर्मी को बुलाया तो गटर का ढक्कन खुलते ही ये चौंकाने वाला मंजर सामने आया। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद जांच शुरू कर दी गई है। आखिर कौन इस मासूम को इस हाल में छोड़ गया, ये सवाल पूरे इलाके को झकझोर रहा है। ये हमारे घर के आगे से पानी निकला था। एक तो एक्चुअली हमारे घर में शादी है, तो हमारे घर के आगे से पानी निकला था। हमारे सामने पूरा कीचड़ कीचड़ हो गया था, ये गंदगी निकली थी सीवर में से। तो हमने सीवर वाले बुलाया, साफ़ कराने के लिए इसको बुलाया, तो देखा तो फिर जैसे इसमें से फिर ये बच्चे का भ्रूण निकला है। और फिर हमने गली वाले को इकट्ठा करा, आपको बुलाया, सब चीज़ करी। तो अब देखो क्या होता है। पुलिस वाले भी आ रहे हैं, अभी फ़ोन करा है। ये यहाँ पे किसी का सीवर जाम हो रखा होगा, उन्होंने पर्सनल बुलाए सीवर साफ करने वाले। जब उन्होंने चेक करा तो इसमें ढक्कन खोलते हुए एक बच्चा मिला। तो उसकी मतलब लगभग उम्र होगी 3-4 महीने की उम्र होगी उसकी। तो जी ऐसे बच्चा मिला। अभी पुलिस वाले आए हैं, अब जांच वाँच होगी उसका। ये अभी 20 मिनट के करीब पहले सूचना मिली थी चौकी में कि भाई सीवर सफाई के दौरान एक भ्रूण मिला है। जैसे ही सूचना मिली तो तुरंत प्रभाव से पुलिस मौके पर पहुंची है और अनुसंधान अधिकारी कार्रवाई कर रहा है। जो भी नियमानुसार कार्रवाई बनेगी वो अमल में लाई जाएगी और पूर्ण तरीके से जांच की जाएगी, क्या है क्या नहीं है। क्या कहेंगे कि सीवर जाम था? ये इनके सीवेज जो इनके शादी थी पड़ोस वालों के, जिसके सामने सीवर है गली में, तो उन्होंने शादी की वजह से अपने सीवर को सफाई के लिए कर्मचारी बुलाया हुआ। तो सफाई कर्मचारी था, उसने सीवेज की सफाई जब की है तो उसको ये भ्रूण तैरता हुआ ऊपर मिला है। उसने इस भ्रूण को निकाल करके बाहर रखा है, पॉलीथीन में कट्टे से ढका हुआ है और मौके पे पुलिस आई गई है। अब जो भी नियमानुसार कार्रवाई बनेगी अमल में लाई जाएगी। ये हमारे घर के आगे से पानी निकला था। तो फिलहाल इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी है।